स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है 17 दिसंबर 2025। तो रोज की तरह आज ही इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के साथ में स्ट्रेटेजी को कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स विद स्ट्रेटेजी के साथ में। आज का पहला टॉपिक है, आज का पहला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 को लॉन्च किया है। यानी भारत ने अपना स्वदेशी डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? ध्रुव 64। क्या नाम है? ध्रुव 64। ध्रुव 64। ठीक है, और इसका जो एक कैसा है? 64 बिट का। किसका है? 64 बिट कैसा है? डुअल माइक डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर। कैसा है? डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और ये कैसा है? और इसके 1.0 गीगा हर्ट्ज है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इसके? ध्रुव 64 भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर सीटेक द्वारा माइक्रो प्रोसेसर विकास कार्यक्रम एमडीपी, यानी कि एमडीपी मतलब होता है एमडीपी, इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत में इसको क्या किया गया? डेवलप किया गया। किसको? ध्रुव 64 को। किसको? ध्रुव ध्रुव 64 को। ठीक है, ये क्या है? डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, आगे बात करें इसकी। ये तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रमुख कदम है। यह प्रोसेसर उच्च प्रदर्शन वाली 64 बिट, कैसी 64 बिट 64 बिट वाला प्रोसेसर है। ठीक है, आर्किटेक्चर वाली है जो कुशल मल्टीटास्किंग और विश्वसनीयता को सक्षम बनाती है। ये कैसा? जो ये 64 बिट है ना, मल्टीटास्किंग है, यानी कि बहुत सारे काम कर सकती है। मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग एंड विश्वसनीयता को सक्षम बनाती है, और यह रणनीति और व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। ध्रुव 64 5G ऑटोमोटिव सिस्टम, औद्योगिक ऑटोमेशन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IoT जैसे क्षेत्र का समर्थन करता है। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी जो चीज वस्तुएं इंटरनेट से काम करती हैं, जो भारत के सेमीकंडक्टर मिशन और डिजिटल इंडिया को विजन के रूप में है। ठीक है, इसकी थोड़ी बात हुई। बात करते हैं इसका प्रश्न के बारे में। आज का पहला प्रश्न है, आज का। ठीक है, नंबर नहीं डाल पाया, कोई बात नहीं। ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। ये बिल्कुल बात सही है, ये वाली। ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटर सीटेक ने विकसित किया है इसको। सही बात है, सीटेक ने बनाया है इसको। ठीक है, यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये भी है, ए बी सी, यानी कि डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा है, रवि रंजन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। यानी कि जो SBI हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। और इसका नया एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? रवि रंजन को। किसको? रवि रंजन को, ठीक है। ये रवि रंजन है। और इसके बारे में बात करें, भारत सरकार ने रवि रंजन को 15 दिसंबर 2025 को प्रभावी होने वाले के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, ठीक है। यह एक पेशेवर एसबीआई बैंकर रंजन पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे और भारत के बड़े सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। उनका कार्यकाल 30 सितंबर 2028 तक क्या रहेगा? इनका जो कार्यकाल रहेगा आगे वाला 30 सितंबर 2028 तक ये आगे चलेगा, ठीक है। यहाँ तक रहेगा। जो एसबीआई के डिजिटल विस्तार, क्रेडिट वृद्धि और संपत्ति गुणवत्ता प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने पर स्थिरता का समर्थन करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन हमारा सेकंड क्या है इसमें? दिसंबर 2025 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का नया प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया है? रवि रंजन, अवनीश कुमार, आर के शर्मा, दिनेश कारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रवि रंजन, आंसर ए। एनएचएआई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट टॉपिक। एनएचएआई ने मध्य प्रदेश में एनएच 45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क लॉन्च की है। यानी कि जो एनएचएआई है ना, एनएच एनएचएआई, ठीक है। इसका मतलब है, इसका मतलब है नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये काम क्या करती है? ये हमारे भारत में रोड सड़क से संबंधित इसका काम रहता है, ठीक है। टोल टैक्स वगैरह हैं और उनको मेंटेन करने का इस काम करते हैं एनएचएआई। अभी क्या है, एनएचएआई ने मध्य प्रदेश में एनएच 45 पर एक भारत की पहली वन्य जीव सड़क सुरक्षित लॉन्च की है। अब कौन सी, इसके बाद थोड़ा बात कर लेते हैं। एनएचएआई ने मध्य प्रदेश के एनएच 45 के हेड सिंदूर खंड पर भारत का पहला वन्य जीव सुरक्षित राजमार्ग पेश किया है, जो नौरादेई वन्य जीव अभयारण्य और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के पास संवेदनशील वन कॉरिडोर से गुजरता है। यानी कि जो एनएच 45 है ना, एनएच 45 नेशनल हाईवे 45 कहाँ से गुजरता है? ये गुजरता है नौरादेई वन्य जीव वन्य जीव नौरादेई वन्य जीव अभयारण्य अभयारण्य, ठीक है। और कहाँ से? और ये गुजरता है दूसरा पॉइंट यानी कि वीरांगना वीरांगना दुर्गावती वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कहाँ से? टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व। इनके यहाँ से एक कौन सा एनएच 45 गुजरता है, ठीक है, इसके पास से गुजरता है। ये दोनों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट और इसके बारे में बात करें, इस योजना में नवोन्मेषी टेबल टॉप रोड रेड मार्किंग ऑफ 25 यानी 25 वन्यजीव अंडरपास और बाड़ लगाई गई है, ताकि वाहनों की गति स्वाभाविक रूप से धीमी हो और पशु वाहन टकराव में कम हो, ठीक है। ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 के तहत कौन सी पॉलिसी है? ग्रीन हाउस ग्रीन हाईवे सॉरी ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 कब की है? ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 के तहत लागू किया गया है। यह 122 करोड़ रुपए की पहल इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देती है और इसे भारत के अन्य वन राजमार्गों को दोहराया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क के बारे में निम्नलिखित कौन सा विवरण सही है? ठीक है। यह मध्य प्रदेश के एनएच 45 एंड सिंदूर खंड में स्थित है, सही बात है। यह नौरादई वन्यजीव अभयारण्य के पास संवेदनशील वन कॉरिडोर से गुजरती है, सही बात है। यह परियोजना राष्ट्रीय वन्यजीव
कार्य योजना 2015 तहत लागू की जा रही, गलत। हाँ, ये परियोजना राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017 की नहीं, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 तहत में करी जा रही है, ठीक है? तो इसका आंसर ही गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? 1 और 2, ठीक। नवंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय क्रिकेटर को मिला है? ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया बीच में यार? इसका मिला है आंसर कहाँ गया इसमें? शेफाली वर्मा को, ठीक है? ये आंसर यहाँ पे लगा दिया, क्वेश्चन को लास्ट में ऐड किया मैंने, ठीक है? इसका आंसर क्या है? शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली अपने राष्ट्रीय भोजन के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला देश बन गया है। यानी इटली है जो राष्ट्रीय भोजन के लिए यूनेस्को को से मान्यता प्राप्त मिला है, इसको एक पहला देश बन गया है। द फर्स्ट क्विजन इन द वर्ल्ड रिसीव द यूनेस्को रिकॉग्निशन, यानी कि यूनेस्को में पहचान बनाई है इसने। इसकी बात करता हूँ क्या है इसमें। दिसंबर 2025 में इतालवी व्यंजन को यूनेस्को की अमूर्त विश्व धरोहर, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिससे इटली वह पहला राज्य बन गया है जिसे पूरी राष्ट्रीय व्यंजन संस्कृति के लिए मान्यता मिली है। यह मान्यता इतालवी खाना पकाने को एक जीवंत सांस्कृतिक परंपरा के रूप में उजागर करती है, जो सामुदायिक बंधन, पीढ़ियों के बीच ज्ञान और हस्तांतरण और विविध क्षेत्रीय खाद्य प्रथाओं को महत्व देती है। यह घोषणा दिल्ली की यूनेस्को की संसद सभा में की गई है, जिससे प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाली इतालवी सरकार को मजबूत समर्थन करती है, ठीक है? तो क्वेश्चन है मेरा 4 में क्या है? दिसंबर 2025 में किस देश को राष्ट्रीय किस देश को पूरी राष्ट्रीय व्यंजन शैली के लिए यूनेस्को मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटली हो जाएगा, ठीक है? इटली। नेक्स्ट, बी सैराम को कोल इंडिया का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? बी सैराम को क्या बनाया गया है? को एमडी बनाया गया है, ठीक है? मैनेजिंग डायरेक्टर किसका? कोल इंडिया CIL का, कोल इंडिया लिमिटेड का, ठीक है? लिमिटेड, इनको बनाया गया है। थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में। कोयला मंत्रालय ने बी सैराम को कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और कम मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन और कौन बनाया है इसको? मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है, नियुक्त किया 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा। और वह सनोज कुमार झा का स्थान लेंगे। इससे पहले सनोज कुमार थे। सी बैराम जो NIT के रायपुर के खनन अभियंता हैं, 30 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं और इससे पहले नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL और CMD रूप में कार्य कर चुके हैं। यह नियुक्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र की शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोल इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। कोल इंडिया है ना, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? कोयला उत्पादक, ठीक है? 15 दिसंबर से कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सानेश कुमार झा, बी साईराम और RK मिश्रा, आलोक वर्मा। क्या आएगा? बी साईराम। बी साईराम कैसे लिख दिया आप? बी साईराम है, क्या है? बी साईराम, ठीक। नेक्स्ट, शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर जारी की है। यानी कि शिखर धवन ने क्या किया है? अपनी बुक, किसने? शिखर धवन ये कौन है भाई? ये हैं पूर्व कौन है? एक्स क्रिकेटर है। इन्होंने अपनी बुक इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है। आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, ठीक है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है द वन द वन क्रिकेट द वन क्रिकेट
माई लाइफ माई लाइफ एंड मोर, ठीक है, ये इन्होंने लॉन्च किया। थोड़ा बात कर लेते हैं मुख्य बिंदु इसके बारे में। पूर्व क्रिकेटर पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने 14 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का अनावरण किया, जिसे हाइपर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया। किसने? हाइपर कॉलिंस इंडिया ने इसको प्रकाशित किया है। यह पुस्तक धवन की क्रिकेट यात्रा और व्यक्तिगत जीवन का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करती है, जिसमें उनके प्रारंभिक संघर्ष, कैरियर की ऊंचाइयां, असफलताएं और मैदान के बाहर भी भावनात्मक चुनौतियों को शामिल किया गया है। यह प्रमुख कैरियर मील के पत्रों को उजागर करती है, जैसे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में सबसे अधिक बनाने वाले आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2013 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में उनका योगदान रहा, और ये संघर्षशील आत्मविश्वास को पर विचार प्रस्तुत करती है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। 14 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में शिखर धवन द्वारा अनावरण की गई आत्मकथा का नाम क्या है, जिसे हाइपर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है? प्लेइंग इट माई वे, ये नहीं है। बियॉन्ड द बाउंड्री, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एचडीएफसी बैंक ने इंडसइंड बैंक को 9.5% तक की हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरबीआई को मंजूरी मिली है। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक और उसके समूह की इकाई को इंडसइंड बैंक को अधिकतम 9.5% संयुक्त हिस्सेदारी प्राप्त करने की मंजूरी दी है। निर्धारित स्वामित्व और मतदान मापदंडों के भीतर है। यह मंजूरी 15 दिसंबर 2025 को दी गई थी। यह 1 वर्ष के लिए वैध है। 14 सितंबर 2026 तक ये रहेगा। 14 दिसंबर तक ये शर्त के साथ किसी समय तक हिस्सेदारी अनुमत सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह निर्णय बैंक के स्वामित्व पर आरबीआई की नियामक देखरेख को दर्शाता है, जो रणनीतिक निवेश की अनुमति देता है, जबकि नियंत्रण की अतिरिक्त सघनता को रोकता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक और इसके समूह की कंपनी इंडसइंड बैंक को अधिकतम कितने % हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति दी है? 9.5%। ठीक है, यहाँ पे कैसे आ गया यार? मियाना रेलवे स्टेशन, जिसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 मिला है, ये आंसर इसका हो जाएगा गुना। इसको मैं अभी डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। भारत के नए अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन की स्थापना करने की योजना बना रहा है। भारत एक नए अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। आइए इसको डिटेल में बता दूं आपको। मैत्री सेकंड भारत की अगली पीढ़ी का अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन, जो पूर्व अंटार्कटिक का में स्थित है, अब 2032 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जिसकी अनुमानित लागत 2000 करोड़ है। यह मैत्री फर्स्ट 1989 की जगह लेगा, यानी कि जो मैत्री सेकंड है, जो मैत्री वन 1989 में लॉन्च किया था, उसकी जगह ये लेगा। यह स्टेशन भारत की ध्रुवीय अनुसंधान क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत करेगा, जिससे साल भर बहुविशिष्टीय अध्ययन संभव होंगे, जिनमें जलवायु विज्ञान, हिमशास्त्र और जीव विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान शामिल है। यह परियोजना अंटार्कटिक अनुसंधान के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और अंटार्कटिक संधि प्रणाली के तहत पूरी भूमिकाओं को मौजूद करती है, और वैश्विक जलवायु और पर्यावरण को निगरानी का योगदान देती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। भारत के पूर्व अंटार्कटिक में एक आधुनिक और सभी मौसम अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 के माध्यम से अपनी अंटार्कटिक अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने की योजना बना रहा है। यह इस सुविधा की किस वर्ष तक पूरा करने की उम्मीद है? 2032 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। मियाना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। मियाना रेलवे स्टेशन गुना मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? मियाना रेलवे स्टेशन गुना के गुना शहर के पास में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार
ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 जीता है, जिसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे प्रस्तुत किया है। स्टेशन को परिवहन और रेलवे स्टेशन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई के रूप में मान्यता दी गई है, क्योंकि इसने एलईडी लाइटिंग, वीएलडीसी पंखे और स्मार्ट लाइटिंग के साथ सिस्टम अपनाए हैं। इन उपायों को 1987 9687 यूनिट बिजली की बचत हुई है। यह दर्शाता है कि ऊर्जा कुशल तकनीकें लागत कम कर सकती हैं और भारत के स्थिरता लक्ष्यों को समर्थन कर सकती हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 सम्मानित मियाना रेलवे स्टेशन भारत का किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के गुना में। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेफाली वर्मा ने नवंबर के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। किसका? प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है। किस किस महीने के लिए? नवंबर के लिए। नवंबर के लिए मिला है। किसको? शेफाली वर्मा। ठीक है, थोड़े इसके बारे में और जान लेते हैं। शेफाली वर्मा ने नवंबर के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है। यह उनका पहला खिलाड़ी ऑफ द मंथ सम्मान है जो उन्होंने क्रिकेट विश्व कप में मैच प्रदर्शन के बाद प्राप्त किया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप फाइनल में उन्होंने 78 गेंदों में 87 रन बनाए। महिला विश्व कप फाइनल में किसी भारतीय ओपनर द्वारा बनाया गया सबसे अधिक स्कोर और उस साथ ही महत्वपूर्ण विकेट भी लिए। उन्होंने तिपाचा पुत्ताबोंग थाईलैंड और ईसा ओजा यानी यूएई को पीछे छोड़ दिया है और विजेता का चयन फैंस की वोटिंग और विशेषज्ञ पैनल के मूल्यांकन के माध्यम से किया गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेटर शेफाली वर्मा को किस महीने के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ, आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है? नवंबर मंथ के लिए। ठीक है, आपका करंट अफेयर समाप्त होता है यहीं पे। आज का मैंने जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो जानकारी आपको दी। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। डी कॉन्सेप्ट क्लासेस, ये आपको हर जगह मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम में आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, जो मैंने पढ़ा है वो आपको यहाँ मिल सकते हैं। और यहाँ पे फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे करंट अफेयर्स को डेली अपडेट करा जाता है, वहाँ से आपका क्यूज लगा के कंप्लीट कर सकते हो। ये हमारे यूट्यूब के लिए बार कोड है। यूट्यूब पे यहाँ से आप स्कैन करके उसको ऐड हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।